बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मल्टी कोलिनियरिटी। तो आज के टॉपिक में हम मल्टी कोलिनियरिटी की एक्सप्लेनेशन और इसके जो ओएलएस एस्टिमेशन है वो इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के चंद एजम्पशन बयान की थी और उसमें एक अहम एजम्पशन ये था कि रिग्रेशन मॉडल में जितने भी एक्सप्लेनेटरी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उस वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होगा, और अगर उसके दरमियान रिलेशनशिप पैदा हो गया तो इससे एक प्रॉब्लम पैदा होगा जिसको हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ कोरिलेट हो तो इस सिचुएशन को हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। या हम यूँ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टी कोलिनियरिटी असल में हमें जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है उसके दरमियान रिलेशनशिप की प्रेजेंस को डिनोट करता है। इसको भी हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। अच्छा, यह हमारे पास रिग्रेशन लाइन है y इज़ इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3। यह हम देखते हैं कि अगर x2 में इंक्रीज आ गया तो इसके साथ y भी इंक्रीज होगा, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y में भी इंक्रीज आएगा बाय द अमाउंट ऑफ बीटा 2। बट जो अदर थिंग है वो कांस्टेंट होगा। अदर थिंग का मतलब यहाँ क्या है कि बीटा 3 एंड x3 का जो इफेक्ट है वो कांस्टेंट होगा। तब हम x2 का इफेक्ट y पर देख सकेंगे। अगर x3 इंक्रीज हो गया, परस कर x3 में इंक्रीज आ गया बाई द अमाउंट 1 यूनिट इंक्रीज, तो y में भी इंक्रीज आएगा बाई द अमाउंट ऑफ बीटा 3 एंड अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। का मतलब है कि जो x2 का इफेक्ट है और बीटा 2 का इफेक्ट है वो y पर कांस्टेंट होगा, तब हम x3 का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल y पर देख सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर x2 और x3 का आपस में कोरिलेशन डेवलप हो गया तो फिर हम y पर जो इसका इफेक्ट है वो हम देख सकेंगे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि ये इफेक्ट x2 का है या ये इफेक्ट x3 का है या दोनों का मिक्स है। ठीक है, तो फर्दर हम ये सपोज करते हैं, अभी ये आपको क्लियर हो जाएगा। यह हम ये लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उसके कंजम्पशन डिपेंड करता है स्टूडेंट के पॉकेट मनी पर और स्टूडेंट की फादर की मंथली इनकम पर। अब अगर हम ये सपोज करें कि कंज्यूमर या स्टूडेंट के फादर की मंथली इनकम इंक्रीज हो गया तो इससे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ बीटा 3। ठीक है, अगर पॉकेट मनी इंक्रीज हो गया तो इससे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ बीटा 2। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो स्टूडेंट की पॉकेट मनी है उसका फादर के मंथली इनकम पर इन्हिसार होता है। अगर फादर की मंथली इनकम बढ़ेगी तो स्टूडेंट की पॉकेट मनी भी बढ़ेगी, दोनों एक साथ चलेंगे। तो अब हमारे लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि अगर हम एक को कांस्टेंट सपोज करेंगे और एक दूसरे का इफेक्ट हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के कंजम्पशन पर देखेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जिसको हम कांस्टेंट सपोज करेंगे उसमें ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। तो लिहाजा हम यहाँ ये डिटरमिन नहीं कर सकते
कि जो स्टूडेंट की कंजम्पशन है उसमें इंक्रीज़ कितना आ गया, मतलब पॉकेट मनी की वजह से कितना आ गया और फादर की मंथली इनकम की वजह से कितना आ गया, हम इसको फिर नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें पॉकेट मनी का इफेक्ट भी होगा, जो फादर की मंथली इनकम है उसका इफेक्ट भी होगा और दोनों का कंबाइन इफेक्ट भी होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, इस डायग्राम से आपको सारे सिचुएशन क्लियर हो जाएंगी। ये है y, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x2 एंड x3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ x2 और x3 के दरमियान बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ नो कोलिनियरिटी है। इस डायग्राम में देखिए ये y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ x2 और x3 के दरमियान कोरिलेशन है, लेकिन ये लो कोरिलेशन है। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट y पर आ रहा है वो भी कम है। ये असल में मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम है। ये पोर्शन यह देखिए, यह जो कोलिनियरिटी है वो है x2 और x3 के दरमियान थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब ये मॉडरेट कोलिनियरिटी है। और इसमें ये पोर्शन जो शेडेड पोर्शन है ये असल में मल्टी कोलिनियरिटी को शो कर रहा है। ये वो इफेक्ट है जो x2 का और x3 का y पर कंबाइन आ रहा है। ठीक है, यह इस डायग्राम में देखिए कि इसमें कोलिनियरिटी बहुत ज़्यादा हाई है। ये देखिए दोनों x2 और x3 एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से ये शेडेड एरिया भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, इसका जो इफेक्ट कंबाइन है y पर वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम वेरी हाई कोलिनियरिटी कहते हैं। अच्छा, बेसिकली मल्टी कोलिनियरिटी के हम दो टाइप्स यहाँ देखेंगे। एक है एग्जैक्ट और परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है, और दूसरा है इनएग्जैक्ट बट हाई कोलिनियरिटी या मल्टी कोलिनियरिटी। तो यहाँ देखिए कि जो x3 है वो इक्वल है लेमडा x2। ठीक है, इस लेमडा की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं कि लिख सकते हैं एनी वैल्यू, हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। यह हमने 5 वैल्यू सपोज की, तो ये आ गया x3 इज इक्वल टू 5x2। ठीक है, अब इस सिचुएशन को यह स्टेबल में देखें कि x3 इक्वल है 5x2 की। ठीक है, इसके साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x3 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये है कि इसके साथ अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x3 का। इस तरह इन सारी वैल्यू के साथ 5 मल्टीप्लाई करके ये x3 5x2 के बराबर हो जाएगा, जो यह हमने ये सपोज किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यह जो मल्टी कोलिनियरिटी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, या इसको हम परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी भी कहते हैं। इनएग्जैक्ट में देखिए कि इसमें x3 की जो x3 और x2 का जो रिलेशनशिप हम देखेंगे तो वो x2 मल्टीप्लाई बाई लेमडा प्लस एरो टर्म। ठीक है, जब एरो टर्म आ गया तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप इनएग्जैक्ट हो गया। ठीक है, ये हम सपोज करते हैं कि x3 लेमडा की जगह हमने 5 की वैल्यू पुट की, 5x2 एंड प्लस ui। ठीक है, यह देखिए कि जो x3 स्टार x स्टार 3 है, जो इसकी वैल्यू है, ये बराबर है कि अगर हम x2 के साथ 5 मल्टीप्लाई करें और एरो टर्म इसके साथ ऐड करें तब ये x3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर इसके साथ हम एरो टर्म ऐड करें, वो एरो टर्म क्या है, वो है यहाँ 2। ठीक है, ये क्या है
ये एरर टर्म है u। तो इसके साथ अगर हम ये ऐड करेंगे तब ये एक्सटेरिक 3 के बराबर होगा। इस तरह सारी वैल्यू हम देखते हैं कि इस वैल्यूज़ में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस किसकी वजह से है, वो है एरर टर्म की वजह से। तो इसलिए हम इसको इनएग्जैक्ट मल्टीकोलिनियरिटी या हाई मल्टीकोलिनियरिटी कह सकते हैं। अगर हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी हो तो उस सूरत में हम ओएलएस एस्टिमेटर की वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं 3 वेरिएबल्स मॉडल, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल, x2i एंड x3i इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ui इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड सिग्मा स्क्वायर जो कांस्टेंट वेरिएंस है। इसको हम डिवीजन फॉर्म में u लिख सकते हैं कि स्मॉल yi इज इक्वल टू बीटा कैप 2 बीटा 2 कैप x2i प्लस बीटा 3 कैप x3i प्लस ui कैप। ठीक है, हमें मालूम है कि बीटा 1 2 की वैल्यू बीटा 2 कैप की वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, ये इस वैल्यू के बराबर है। और इस तरह जो बीटा 3 कैप है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो इसके बराबर है। ठीक है, यह हम एज्यूम करते हैं चूंकि केस हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी है, तो यह हम x3i की जगह लेम्डा x2i पुट करते हैं, जिस ऐसे पहले जो हमने इसको देख लिया। और जो लेम्डा है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो यह x3 की जगह जितने भी x3 हमें नज़र आएंगे उन सारे x3 की जगह हम लेम्डा x2i की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए इस जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जब ये वैल्यू हमने पुट की तो यह सिग्मा yi x2i इंटू लेम्डा स्क्वायर सिग्मा x2i स्क्वायर माइनस ये पोर्शन आ गया। तो ये असल में ये दोनों पोर्शन आपस में बराबर है, मतलब ये पोर्शन जो है ये इसके साथ कैंसिल होता है और इस तरह ये पोर्शन इसके साथ कैंसिल होता है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 0 डिवाइड बाय 0, या इसको हम इनडिटर्मिनेंट केस कहते हैं। ठीक है, तो ये उस सूरत में आएगा जब हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी केस हो। इस तरह अगर हम यही x3 की वैल्यू बीटा 3 कैप में पुट करें तो उससे भी हमारे पास यही वैल्यू आएगी जो 0/0 है, मतलब इनडिटर्मिनेंट केस हमारे पास इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी आएगा। मतलब ये हुआ कि बीटा 2 और बीटा 3 की वैल्यू इनडिटर्मिनेंट है इन केस ऑफ परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी। अगर हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी ना हो और इसकी जगह इम्परफेक्ट हो, तो इम्परफेक्ट का मतलब ये है कि हाई मल्टीकोलिनियरिटी हो, या हम इसको पार्शियल मल्टीकोलिनियरिटी कहते हैं, क्योंकि जो ट्रू सीरीज़ है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट नहीं होता, बल्कि नो एग्जैक्ट रिलेशनशिप होगा मुख्तलिफ वेरिएबल के दरमियान। तो मतलब यह है कि परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी केस नहीं होगा, बल्कि पार्शियल मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। तो इन केस ऑफ पार्शियल मल्टीकोलिनियरिटी हम ओएलएस एस्टिमेशन को कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टैंडर्ड एरर बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, यह हम देखते हैं कि जो बीटास की वैल्यू है वो किसके बराबर है, बीटा की वैल्यूज़ बराबर है बीटा 2 कैप की, इसकी बीटा 2 कैप इसके बराबर है। अगर हम इसमें x3i की जगह लेम्डा x2i
प्लस वी पुट करें, चूंकि ये वी एरो टर्म है और चूंकि रिलेशनशिप इनएग्जैक्ट है तो इस वजह से इसमें एरो टर्म आएगा। तो इससे बीटा 2 कैप की वैल्यू इस तरह बन जाएगी। अब देखिए कि अगर इसमें एरो टर्म वी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, यहाँ तक कि ये 0 के बराबर हो जाए, तो इस से वही केस बन जाएगा जो परफेक्ट कोलिनियरिटी में था, और फिर ये वही जो इसका रिजल्ट है वो भी इनडिटर्मिनेंट केस होगा। ठीक है, तो ये आएगा पार्शियल मल्टीकोलिनियरिटी में अगर v की वैल्यू बहुत स्मॉल आ जाए या यहाँ तक कि वो 0 के बराबर आ जाए, तो फिर उसमें वही परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा।